नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जहां कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के 9 दलों की बैठक हो रही है। इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी, हम, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वरिष्ठ नेता शरद यादव भी शामिल है। संभावना है कि ये नेता मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये सारे दल कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव नहीं कराने के पक्ष में है। साथ ही ये दल वर्चुअल रैली और डिजिटल प्रचार का भी विरोध कर रहे हैं। तो कोरोना काल के बीच, कोरोना के फैलाव के बीच दरअसल विपक्ष के ये 9 दल इकट्ठे हुए हैं और बैठक इनकी चल रही है। ये दरअसल इस बात के हिमायती हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं पर भी लोगों का निकलना जो है बंद है, लोगों के निकलने पर पाबंदी है। साथ ही संकट गहराता जा रहा है, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि सीईसी के साथ वर्चुअल मीटिंग की जो बात आ रही है उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये 9 दल इकट्ठे हुए हैं और इनकी बातचीत चल रही है। कोरोना के कहर के बीच ये 9 दल दिल्ली में एक जगह एकत्रित हुए हैं और इनका मंथन जारी है। हम आपको बता दें कि आरजेडी, कांग्रेस के साथ साथ तमाम छोटे दल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बातचीत यहां पर चल रही है। अमितेश इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमितेश, आपसे ही जानना चाहूंगी, सीईसी से बातचीत की भी बात कही जा रही है। आज सीईसी से वर्चुअल तरीके से ये सभी दल के जो नेता हैं बातचीत करेंगे, और क्या लगता है, कितनी संभावना लगती है कि इनकी बात पर सहमति हो सके? देखिए, इन नेताओं की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं बिहार में, उनके साथ साथ आज जो सीताराम येचुरी हैं सीपीएम महासचिव, उनके अलावा सीपीआई से डी राजा और सीपीआईएमएल से दीपांकर भट्टाचार्य भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। तो पूरी तैयारी है इन तमाम नेताओं की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, हेल्थ ज़्यादा जरूरी है, स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है, लोगों की जान बचानी ज़्यादा जरूरी है, लिहाजा चुनाव को जो है उसको टाला जाए। ये नेता खुलकर पहले भी अपनी बात रखते रहे हैं। आज फिर से इसी बात पर मंथन हो रहा है कि चुनाव आयोग के सामने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने अपनी बात रखी जाए और साफ साफ शब्दों में कहा जाए, ये मांग की जाए कि अभी जो कोरोना का संक्रमण बिहार में जिस तरह से फैल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अभी चुनाव कराना सही वक्त पर, तय वक्त पर चुनाव कराना संभव नहीं है। तो एक तो इनकी तरफ से ये मांग होगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से वर्चुअल रैली हो रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से अलग अलग मीटिंग हो रही है, और डिजिटल तरीके से मतदान की भी जो बात कई बार सामने आती है, इस तरह की संभावना जताई जाती है, तो इन लोगों का विरोध इस बात को लेकर के है। इनका कहना है कि बिहार में देखा जाए तो अभी भी स्मार्टफोन सभी लोगों के पास नहीं है, इसलिए वर्चुअल रैली होती है तो उस सिचुएशन में दूसरे दलों को फायदा हो सकता है, लेकिन खास तौर से जो आम मतदाता है और कई लोग ऐसे हैं, बड़ा तबका एक ऐसा है जो वर्चुअल रैली के माध्यम से उन तक बात नहीं पहुंचाई जा सकती है, और इन लोगों को लगता है कि वो शायद हमारा वोटर है। तो तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के आज डिस्कशन हो रहा है, और एक प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद चुनाव आयोग को विज्ञापन सौंपा जाएगा। चूंकि कोरोना के संक्रमण के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं इन लोगों से मीटिंग नहीं करेंगे, वर्चुअल मीटिंग होगी। तो शाम को 4:30 बजे वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें ये लोग अपनी बात रखेंगे और अपनी डिमांड सामने रखेंगे। बिल्कुल अमितेश, अगर हम इनकी मांग को देखें, जो ये कह रहे हैं कि वर्चुअल तरीके से चुनाव नहीं कराया जा सकता है, कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये जायज भी लगती है। और क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फोन नहीं है, और वो शायद इस तरह से पहली बार अगर वोटिंग होगी तो कितने लोग दे पाए, कितने लोग नहीं, तो लेकिन फिर भी आखिरी जो फैसला होगा वो चुनाव आयोग का ही होगा। चुनाव आयोग जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर जाकर इस बात को पहले समझेगा कि क्या ऐसा चुनाव कराया जा सकता है। तो चुनाव आयोग के अगर हम पक्ष को देखें, अभी तक क्या रवैया रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुलकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से अपनी तैयारी जरूर चल रही है, लेकिन बार बार जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से भी समीक्षा की जा रही है, और अगस्त के मध्य में एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग भी लगातार इस बात को टटोल रहा है, इस बात की तमाम संभावना को देख रहा है कि सही वक्त पर, तय वक्त पर जो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं बिहार में विधानसभा के, वो हो सकते हैं या नहीं। दूसरा है कितने चरण में कराए जाएं और कितना खतरा होगा, क्योंकि कोरोना का ग्राफ कैसा रहता है, कितने लोग संक्रमित पाए जाते हैं उस वक्त तक।
तो अगला 1 से 2 महीना काफी क्रूशियल होगा, खासतौर से अगस्त और सितंबर का महीना बहुत क्रूशियल होगा। अगर कोरोना को लेकर के ऐसे ही हालात बिहार में रहे तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को भी फैसला लेना पड़ेगा कि आखिर क्या किस तरह से देखा जाए, कैसे चुनाव संभव हो। देखने वाली बात यही होगी क्या उससे पहले कोई वैक्सीन आ जाती है और कंट्रोल हो जाता है कोरोना पर, उसके बाद चुनाव समय पर हो पाते हैं, या फिर चुनाव आयोग कुछ और फैसला करता है। अमितेश, बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना काल के दरमियान ये बैठक चल रही है। 9 दल इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इनकी मांग दरअसल यही है चुनाव आयोग से कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो कि नवंबर में संभवतः होता, क्या उस वक्त कराया जाए। मांग यही है इनकी कि नहीं कराया जाए। देखना होगा चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। और अब बात जल तांडव की। जी हां, बात सबसे पहले दरभंगा की, जहां पर अधवारा समूह की नदी बागमती और कमला बलान का तटबंध 2 जगहों पर टूट गया है। दरभंगा के डीएम ने खुद इस बात की पुष्टि की है। खबर है कि 3 जगहों पर पानी का रिसाव भी हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अभी गोपालगंज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से अप्रोच पर टूटने से संपर्क कई जगहों का टूट गया है। वहीं दरभंगा में अब अधवारा समूह की नदी बागमती और कमला बलान का तटबंध 2 जगहों पर टूट गया है। विपिन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। विपिन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह के हालात बन गए हैं। अधवारा समूह की जो 2 नदियां हैं उनके तटबंध 2 जगहों से टूट गए हैं। अभी क्या कुछ कवायद की जा रही है? जी, ये चूंकि अब नए इलाके हैं जो अभी बांध जो कमला नदी के जस्ट बगल में जो पिंडारुच पंचायत है, वहाँ गोपालपुर के पास जो है बांध टूटा है, जिसके बाद वहाँ दर्जनों गांव में जो है हरिपुर सहित बहुआरा जितने भी गांव में बाढ़ का पानी फैल गया। वहीं दूसरी तरफ केवटी प्रखंड में ही शेखपुर दानी के पास जो है बागमती नदी का तटबंध टूटने से गांव में फैलाव हो गया पानी का। अभी डीएम खुद मौके पर निकले हैं, वहां पहुंचने के लिए, लेकिन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें पन्नी जो मुहैया कराया जाए, जिससे वो ऊंचे स्थान पर अपने जानवरों या घर के सामान को लेके जा सकें। लोग शरण भी ले रहे हैं ऊंचे स्थान पर, तो अभी अफरा तफरी का माहौल है लोगों को, चूंकि ये तटबंध टूटने के आसार नहीं थे, अचानक से टूट गया है, जिससे गांव वाले में अफरा तफरी का माहौल है। जिससे विपिन, कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस तटबंध के टूटने से? कहें तो काफी, चूंकि पानी जो फैला हुआ है वो सामने गांव, चूंकि अभी जो सामने गांव है हरिपुर हो या बहुआर हो या गोपालपुर हो, इसमें इन गांवों में अभी पानी फैला है, लेकिन ये दर्जनों गांव आगे तक ये पानी का बहाव जाएगा। और ये नए इलाके को, जैसे अभी कमतौल, अभी चूंकि केवटी में ही है, आगे जाके कमतौल इलाके में भी पानी फैलेगा, तो पानी का फैलाव यदि तटबंध को जल्द नहीं रोका गया तो पानी का फैलाव लगातार बढ़ता जाएगा। विपिन, तत्काल अगर इंतजाम की हम बात करें, डीएम वहां पर जरूर पहुंचे हुए हैं, क्या इंतजाम हो सकता है? क्योंकि तटबंध जिस तरह से टूटा हुआ है, अगर इसको रिपेयर करने की भी हम बात करें, क्या इतनी जल्दी हो पाएगा, या फिर गांव जो है कई सारे गांव को ये पानी जो है अपनी चपेट में ले लेगा? ये सही है कि अभी इतनी जल्दी जो तटबंध टूट चुके हैं उन्हें मरम्मत तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो अभी रिसाव 3 जगह अभी उस तटबंध पर केवटी प्रखंड में ही 3 जगह अभी तटबंध ऐसे हैं जिसमें रिसाव हो रहा है, तो प्रशासन पूरा ध्यान रिसाव को रोकने में लगाया हुआ है कि ये तटबंध न टूट जाए, नहीं तो और बाढ़ का खतरा जो है और नए इलाकों पर बढ़ेगा। और तटबंध जहां से टूटा है उसके लिए भी मरम्मती का काम करने के बिल्कुल। अब देखने वाली बात यही होगी कि यहाँ पर किस तरीके से तटबंध को दुरुस्त करने की कवायद की जाती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। बहुत धन्यवाद विपिन इस जानकारी के लिए। तो दर्जनों गांव इस तटबंध के टूटने की वजह से प्रभावित होंगे। अब इस गांव में रहने वाले जो लोग थे उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा, उन्हें भेजा जाएगा। जाहिर है इनके खुद के आशियाने तो डूब गए होंगे, लेकिन जो बाकी जगहों पर जहां रिसाव हो रहा है वहां पर तुरंत जो है एक्शन लिया गया है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन इसको अभी ठीक करने में जो पूरी तरह से तटबंध टूटा है उसको अभी वक्त लगेगा। इधर कोसी के गोद में बसे सुपौल के मुरौना प्रखंड के मानक टोला और खोखनेहा गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। कोसी के कहर से सभी के घरों के सारे सामान पूरी तरह पानी में बह गए हैं। पानी के स्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन सभी घरों में दलदल की स्थिति बनी हुई है। लोग घरों से निकलकर कोसी के किनारे मदद की आस में टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि कोई फरिश्ता आए और उनकी मदद करे। यहाँ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने।
कोसी के बढ़ते जल स्तर ने लोगों को प्रभावित किया है और खास करके मुरौना प्रखंड का एक जो खुखनाहा पंचायत है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं जो चारों तरफ से कोसी से घिरा हुआ है और ये पूरा गांव अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ और कैसे रह रहे हैं। लेकिन ये आपको बता दूं कि पूरे इस गांव में जो है वो सन्नाटा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी घर में कोई आदमी जो है वो नहीं है और सारे के सारे लोग यहाँ से बाहर गए हों ऐसा भी नहीं है, सब घरों पर छोड़ करके। ये आपको बता दें कि पिछले ये 2 दिन में पानी जब कम हुआ है तो ये हालात हैं। अब देख सकते हैं कि पूरे घर में जो स्थिति है वो दलदल वाली हो गई है, पानी जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर यहाँ से हम निकलने की कोशिश करें और गांव के दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करें तो ये आपको दिखा दें कि यहाँ पे भी जो है ये देखिए पूरा गांव जो है पानी जो है अभी तक धीरे धीरे करके उतर रहा है और जो लोग हैं वो देखिए किनारे पर नाव का इंतजार कर रहे हैं, सारे घरों से बाहर खड़े हैं और इस बात का इंतजार है कि जो प्रशासन की तरफ से हो या कहीं से कोई सुविधा मुहैया अगर आ रही हो आ जाए तो ये एक इनके लिए राहत भरी बात होगी। और पूरे गांव को अगर घूम लें तो बिल्कुल स्थिति जो है ऐसा ही सन्नाटा पसरा है। लोग यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पूरी तरह से देखिए कम से कम यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग रहते हैं और ये पूरी स्थिति जो है वो बिल्कुल ऐसी है। घर में भला आखिर कैसे लोग रहेंगे, ये देखिए यहाँ पे पूरे घर में जो है दलदल, यहाँ से पानी उतरने के बाद जो है वो दलदल की स्थिति है और ये सबसे खतरनाक स्थिति है जहाँ से लोग जो है वो बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे नदी के किनारे आसरा लिए हुए हैं, कोई एक नाव दिखे ताकि सुविधाएं उन तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 सुपौल। देखिए पानी घटने के बाद भी लोगों के लिए दिक्कतें बहुत हैं क्योंकि मिट्टी के घर हैं और अब वहां पर दलदल की स्थिति बन गई है, अभी भी लोग नहीं जा सकते हैं। इधर सीतामढ़ी की बात करें तो यहां पर बाढ़ की त्रासदी कम हो रही है लेकिन कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। रीगा प्रखंड के बखरी और नरहा घाप टोला के बीच मनुष्यमारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी पर पुल नहीं होने के कारण स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोग बीजेपी सांसद रमा देवी से नाराज हैं और उनसे नाव मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। लोगों की परेशानी का हाल लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बखरी गांव में जहां आप तस्वीर देख सकते हैं कि बखरी और धाप टोला के बीच मनुष्यमारा नदी बह रही है, जिस मनुष्यमारा नदी पर एक अदद पुल की मांग वर्षों से लोग कर रहे हैं, लेकिन पुल नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को जान हथेली पर रखकर नदी को पार करना पड़ता है। बड़े बड़े बर्तन और ट्यूब के सहारे यहाँ के लोग नदी पार करते हैं और अपनी जान को हर रोज जोखिम में डालते हैं। लोग वोट मांगने आए थे रमा देवी तो कहे कभी कि हम पुल बनवाएंगे यहाँ पर, तो हम लोग सारे मिलकर के उनको वोट दिए और आज मेरे पास डेंगी भी नहीं हुई है। 500 से ऊपर का बस्ती है, रात को अगर तबीयत खराब हो जाएगा, इमरजेंसी होगा, हम लोग कैसे लाएंगे? हम लोग को रात दिन हिलना पड़ता है, कोई साधन नहीं है, क्या करे, डूबते हैं, जाते हैं, हिल कर जाते हैं, आते हैं, बगैर अला गिला से कोई उपाय नहीं है, क्या करे। देखने वाला नहीं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि स्थानीय सांसद जिनको वोट देकर इन्होंने देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाने का काम किया, उनको अगर ये फोन कर रहे हैं एक अदद नाव के लिए, वो भी इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो पहले पुल का वादा पूरा नहीं हुआ, अब बस नाव मांग रहे हैं, वो भी इन्हें नहीं मिल रही है। उधर गोपालगंज सदर प्रखंड के तटबंधों के अंदर बसे गांव में हर तरफ तबाही का मंजर पसरा हुआ है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं, सैकड़ों लोगों को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ की इसी त्रासदी के बीच एक युवक फूस के घर की छत में फंस गया और 5 दिनों तक वहीं पर फंसा रहा। कटघरवा पंचायत के मुखिया राजेश कुमार सहनी ने उस युवक को गंडक की तेज धारा से बाहर निकाला। राजेश अपनी नाव में जनरेटर लगाकर लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। गोपालगंज की तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं। अपने फूस के घर के ऊपर में कैसे युवक
फंसा हुआ था। 5 दिनों तक वो इसी तरह चारों तरफ पानी और बीच में फूस की झोपड़ी खड़ी थी। गनीमत है कि ये खड़ी थी। आ रहे थे बहुत लोग को बचा के, तो एक लड़का अपनी झोपड़ी पे फंसा हुआ था 3-4 रोज पहले से, और बहुत चिल्ला रहा था कि मुखिया जी हमको भी बचा लीजिए, हमको भी लेते चलिए, हम फंसे हुए हैं। और चारों तरफ उसके केवल पानी पानी था, उसके झोपड़ी के ऊपर 3-4 रोज से बिना खाए हुए था। तो इस स्थिति में उसको किसी तरह से हम लोग बचा के लाए, चिल्ला रहा था। और गोपालगंज में गंडक नदी का कहर जारी है। घरों में पानी भर जाने के बाद कई गांव के लोग नेशनल हाईवे पर शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक गांव है रजवाही। रजवाही के लोगों का सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया, फसल बर्बाद हो गई और गांव वाले घर बार छोड़कर नेशनल हाईवे के किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने रजवाही के लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। ये रजवाही गांव है जो पानी में डूबा हुआ है और कई सारे घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग सुरक्षित स्थान के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित जगह पे शरण लिए हुए हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि न सिर्फ घर डूबे हुए हैं बल्कि भारी नुकसान भी हुआ, फसल के साथ साथ कई सारे सामान भी नष्ट हो गए हैं। लोग घर से बाहर हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। अच्छा विजय जी, क्या स्थिति है गांव की? गांव की तो बहुत गंभीर स्थिति है। मनी खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा है, हर इंसान तड़प रहा है, नहीं कोई पशु का आहार मिल रहा है। स्थिति तो बहुत खराब है जी। ये तो सब अनाज पानी सब सड़ गया है और बेरी तेरी सब धस गया है, उसी घर दुआर धस गया है, खरोह मार दिया है। तो कैसे होगा घर का कामकाज? कैसा होगा, कैसा हम लोग कहेंगे, वो सरकार नु जैसे पड़ेगा। कोई आया है पूछने? कोई पूछने आया है अभी तक? हाँ जी, अभी नहीं आया है, अभी तो कोई आदमी आया नहीं। कोई पूछने नहीं आया, सूद लेने नहीं आया। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी मदद, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। एक बूढ़ी माता है, क्या नाम है चाची? संजोगा देवी। संजोगा जी, आप यहाँ पे क्या आए हैं? घर है। और ये इसी में रहती है रात भर? हाँ, ये इसी में रहती है। गांव मतलब कहीं और था ना, बगल में ना? हाँ बात। तो क्या वो पानी में डूब गया? हाँ, वो डूब गया। तो कुछ बचा कि नहीं सामान? कहाँ बचा है जी, सब डूब गया। तो घर बार छोड़ के आ गए यहाँ पे? हाँ। देखिए एक छोटा सा टेंट बनाया गया और इसी टेंट में संजोगा देवी, आप और कौन कौन है आपके साथ यहाँ? सब है। तो वो लोग आप ही रिश्तेदार हैं आप इनके? आइए इधर आइए, यहाँ जाइए। क्या नाम है आपका? चिंता कुमारी। अच्छा चिंता जी, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। तो अब पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गया अभी बाढ़ के वजह से? हाँ बंद हो गया। आप किताब कॉपी? किताब कॉपी बाढ़ में दह गया है। अच्छा, किताब कॉपी सब बाढ़ में दह गया, तब तो पढ़ाई पे असर पड़ेगा? हाँ, पढ़ाई पर असर पड़ेगा। अब कहाँ से आएगा रुपया तो किनाएगा? कहाँ से आएगा रुपया कि किनाएगा? देखिए यही दर्द है। ये सिर्फ एक इस बच्ची का दर्द नहीं है, ऐसे कई सारी बच्चियां होंगी जिनके पढ़ाई पे बुरी तरीके से असर पड़ा होगा। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सोचना समझा जा सकता है कि कितने कष्ट में लोग जिंदगी जी रहे हैं। खासकर गंडक नदी के कटाव की वजह से, बाढ़ की वजह से बहुत सारे गांव तबाह हुए हैं और ऐसे कई परिवार। हमने सिर्फ कुछ परिवार का उदाहरण आपको दिखाया, कुछ महिलाओं से, बच्चियों से, लोगों से बातचीत करके सिर्फ ये दर्द बताने की कोशिश की है कि लोग कैसे ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से अब तक मदद नहीं पहुंचा। कई सारे स्कूल में पानी प्रवेश कर चुके हैं, कई सारे गाँव में जो पानी एकाएक प्रवेश किया तो किताब कॉपी भी बह गया, जैसे कि ये बच्ची बता रही थी। तो अब सरकार को देखना है कि इन लोगों के लिए वो व्यवस्था क्या होता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, गोपालगंज। यहाँ तो जान सांसद में है, पढ़ाई की कौन पूछे। खैर, अब छपरा की ओर बढ़ते हैं। छपरा का हाल, पानापुर में गंडक के लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ ने यहां पर विकराल रूप धारण कर लिया है। रामपुर रुद्र 161 में पानी के तेज बहाव से अब पक्के मकान भी जमींदोज होने की कगार पर पहुंच गए हैं। भयावह स्थिति को देखते हुए यहां के कुछ लोगों ने अपने पक्के मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर आशियाना बना लिया है। बढ़ते जलस्तर की वजह से ग्रामीणों की जिंदगी नारकीय बनी हुई है, वहीं पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है।
और बात मुजफ्फरपुर की करें तो यहां पर बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए रिंग बांध में जमीन देने वाले परिवारों को 10 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। कटरा के धनौर में रिंग बांध के भीतर बसे परिवारों को हर साल बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद इन पीड़ित परिवारों की सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं अररिया में कोरोना मरीजों को प्रशासन ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। फारबिसगंज के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती मरीजों ने वीडियो वायरल कर लापरवाही का आरोप लगाया है। मरीजों का आरोप है कि सेंटर में ना तो समय से डॉक्टर्स आते हैं और न ही समय पर उन्हें दवाएं मिलती हैं। मरीजों का कहना है कि 4 दिनों से कोई दवा नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, सेंटर में ठीक से खाना भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ अररिया के हनुमंत नगर में एक ही घर के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन इलाके का सैनिटाइजेशन अभी तक नहीं कराया गया है। दर्द अभी तक कोई डॉक्टर 4 रोज हो गया, मेरा कोई डॉक्टर, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा सब यहाँ आके हम लोग फंसा दिया है। कोई तरह आए तो बहुत तबीयत ठीक था, यहाँ आके पूरा तबीयत बिगड़ गया है मेरा। दिक्कत है, खाने के लिए टाइम पे नहीं आता है। एक सुबह आता है चाय, उसके बाद थोड़ा सा चूड़ा देता है, उसमें भी कुछ नहीं डालता है। उसके बाद 1 बजे खाना मिलता है, उसके बाद डायरेक्ट 8 बजे। हम लोग तो ऐसे बीमार हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारा गंदगी भी है, बोले तब साफ किया, सैनिटाइज किया रूम को। हम लोग बीमार भी नहीं, फिर भी बीमार हो जाएंगे यहाँ पे। 5 रोज हुआ है, ना डॉक्टर आया, ना 1 टका का दवा दिया है, ना कोई बीमारी है। यहाँ लाकर के क्या किया है कि टाइम काट के टाइम पर खाना क्या मिलता है, दाल भात आलू का सब्जी। क्या दाल भात खाने के लिए हर टाइम में दाल, हर टाइम में दाल। उधर भागलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार की मांग पर रेलवे ने भागलपुर को 11 आइसोलेशन कोच मुहैया कराई है। भागलपुर स्टेशन पर इन्हें खड़ा किया गया है। यहाँ 160 मरीजों के रहने की व्यवस्था है। आइसोलेशन कोच में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। मरीज की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार ने रेलवे से मदद मांगी थी, जिसके बाद रेलवे ने बिहार में 15 स्टेशनों पर कोविड-19 आइसोलेशन कोच देने की बात कही थी। उसमें से जो है भागलपुर रेलवे स्टेशन पर 11 बोगियों का जो कोच है वो पहुंच चुका है। आपको हम अंदर दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है अंदर। यहाँ पर जो है 11 कोच में जो है 10 कोच में पेशेंट को रहने की व्यवस्था की गई है। एक स्लीपर कोच को भी कोविड कोच आइसोलेशन कोच बनाया गया है। और वहाँ पर जो है बीच के जो सीट रहते थे उसे हटाकर जो है वहाँ पर 2 सीट कर दिया गया है। और एक कैबिन जो बनाया गया है जिसमें डॉक्टर और नर्सेस के लिए जो यहाँ पर रहने के लिए जो है एक कैबिन भी बनाया गया है, जिसमें पूरे तरह से सील किया गया है। और हर एक कोच में एक बाथरूम की व्यवस्था की गई है। और ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर रहेंगे। 3 डस्टबिन दिए गए हैं। हर एक पेशेंट यहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर 3 डस्टबिन दिए गए हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था के लिए यहाँ पर स्टैंड लगाया गया है। तो ये सारी व्यवस्था रेलवे के द्वारा की गई है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा जो है व्यवस्था जो है और जितनी व्यवस्था है वो करने की बात कही गई है रेलवे के द्वारा। सैनिटाइजेशन हो और साफ सफाई इत्यादि जो होता है उसकी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा होनी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।